नाजरीन, आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम यही देख रहे हैं कि यूक्रेन और जो रशिया की जो जंग हो रही है, इसका इम्पैक्ट जो है दुनिया पे क्या पड़ रहा है, मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो आज रियाज बुखारी साहब तो आपको पता है मेरे साथ होते ही हैं, रोज ही होते हैं, कभी कभी दो दो दफ़ा भी होते हैं मुल्तान से। लेकिन आज हमारे साथ आदिल हाशमी साहब भी मौजूद हैं। आपके मुतालिक मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ आपका बड़ा गहरा मुताला है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, बल्कि आप खुद, वो अभी अपने, मैं चाहूंगा कि वो खुद ही बताएंगे आपको कि वो रशिया में भी रह चुके हैं, यूक्रेन कम अज कम कितनी दफा हो गए हैं वो खुद ही बताएंगे आपको, और खुद रशियन जुबान भी वो जानते हैं और बड़े वसी मुताले के आदमी हैं, इस खत्ते पे भी बड़ी नजर रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी बड़ी नजर रखते हैं। तो आदिल, वेलकम। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले कि मैं आज जिक्र करूंगा आपसे कि वो यूक्रेन की और उसकी जंग क्या चल रही है, मैं आपको एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम मूव हुआ है वो बताता चलूं कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव कर दिया है, और इसकी तहरीक जो है वो 86 मेंबर्स के दस्तखत से नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अब ये 3 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को असेंबली का इजलास बुलाना पड़ेगा आर्टिकल 95 के तहत, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होगी। देखते हैं कि क्या होगा। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन मैं सिर्फ रियाज बुखारी साहब से मुख्तसर एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई ऐसा बड़ा अपहीवल होता है या इतने बड़ा कोई वाकया हो जाता है, अपहीवल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सिर्फ तहरीक ही पेश हुई है, तो जब इतना बड़ा कोई वाकया हो जाता है सियासी तौर पे, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो रियाज बुखारी साहब, आप माहिर हैं स्टॉक्स के, ये बताइए क्या पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे अभी कोई इसका फर्क आपने देखा है या कोई असर दिखा है? जी रियाज। देखिए, 3 जनवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम आपके साथ किया था, तो उस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो था वो 45,000 और 400 के अराउंड था। और मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट का जो पैटर्न है वो बेरिश है और हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रही है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट जहां भी बढ़े तो वहां से हमने उस पर सेलिंग करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये चीजें ये बाद में आती हैं, और ये मार्केट ऊपर गई 46,400 और 64 तक, और आज जो ये क्लोज हुई है 42,600 के अराउंड, यानी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट मार्केट नीचे है। और आज जो था KSE 100 इंडेक्स 388 माइनस था। तो ये चीजें ये बाद में आती हैं, जो पैटर्न है, जो टाइम साइकिल है, वो इंडिकेट कर देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। अब देखें 3 जनवरी और आज देखें 9 मार्च है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है रियाज बुखारी साहब कि अभी तक कोई वादे फर्क जो है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक का स्टॉक पे पाकिस्तान के नहीं पड़ा, ये कहना चाहते हैं ना? एक नॉर्मल साइकिल। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये बाद में आती हैं, हम पहले फोरकास्ट कर देते हैं कि ये ऐसे होने वाला है, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड होने वाला है। और ये आप अगले दिनों में देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा, और मार्केट में कोई भी यानी सपोर्ट लेवल फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, और हमने मार्केट के साथ ही चलना है। देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट नीचे जाती है। फिलहाल मार्केट में कोई यानी बाइंग पोजीशन मुझे नहीं नजर आ रही, और इसमें कोई सपोर्ट लेवल भी फिलहाल नहीं है। जी शुक्रिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। हाशमी साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो यूक्रेन की जंग हुई है, इससे पहले अगर आप ये बता दीजिए कि आपका रशिया और यूक्रेन के अंदर कैसा यानी वो रहा ट्रेवल और स्टे का, और आप बता ज़रा सा ये बता दें ताकि हमें नाज़रीन को पता चल जाए कि आपका कितना गहरा यानी मुताला है इन दोनों मुल्कों के बारे में। जी हाँ आदिल। सर, मैं एक छोटा स्टूडेंट हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समझूं चीजों को। मैं 96 से रशिया ये तो जा आपकी रहा वैसे हूँ। कसरत नफ्सी है, हर कोई बात नहीं, चले हमारे दोस्त हैं आप। जी थैंक यू सर। मैं सर रशिया 96 से जा रहा हूँ, वहाँ रहा भी हूँ काफी अर्सा, और यूक्रेन भी 96 से मेरा जाना हो रहा है मुसलसल। दे आर लवली पीपल, नॉट ओनली दे आर वेरी एजुकेटेड एंड नाइस पीपल। उसके अलावा सर ये है कि ये लोग ना रशियंस ना यूक्रेनियंस, दोनों में से कोई भी जंग नहीं चाहता। अच्छा। वहां के लोग एक ही है बिल्कुल, वो एक ही जबान बोलते हैं। यूक्रेनियन कोई ऐसा यूक्रेनियन मुझे नहीं मिला जो रशियन ना बोलता हो।
और ये कि वहां पर 2014 में जब इन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैदान स्क्वायर का मसाकर करवाया था सर, मैं कहूँगा हुआ नहीं था, करवाया गया था। तो उसके बाद से फिर एक ऐसी गवर्नमेंट जो पपेट गवर्नमेंट वेस्ट को चाहिए थी, वो उन्होंने बिठा दी। अब वहां पर वो लोग इस तरह की नियो नाजी जिनके एक ख्यालात थे, उस तरह के लोग पावर में आ गए और उन्होंने फिर रशिया को थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये वो आप बात कह रहे हैं जो कि प्यूटन कह रहे हैं, है ना? उसी बात को आप जी एग्जैक्टली ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही। और उसके बाद फिर उन्होंने जो जिस तरह से रशियंस को थ्रेट करना शुरू किया, रशिया ने कई दफा ये बात पिछले 8 सालों में मेरे पास उनकी पूरी व्लादिमीर पुतिन की वीडियोस रखी हुई हैं, जो उन्होंने कई दफा ये कहा कि भाई आप लोग, यूक्रेन हमारी रेड लाइन है, आप इस यूक्रेन की तरफ ना आए। मतलब वो ही डजंट वांट नेटो टू बी ऑन हिज डोर स्टेप्स, वहां पर ऐसे मिसाइल और ऐसी चीजें ना लगाएं जिस तरह आपने पोलैंड में थार्ड सिस्टम लगाया है, और कहते आप ये हैं कि ईरान के मिसाइल रोकने के लिए लगाया है। ये बातें वेस्ट से कहते हैं ना। मैं आपसे exactly. ये तो आपको पता ही है कि ये पुतिन ने ये अपनी जो शराइत हैं उसके अंदर ये बातें बताई हैं, वेस्ट से का मुतालबा किया था कि नेटो को यूक्रेन को नेटो में ना शामिल किया जाए, यूरोप में शामिल ना किया जाए, और क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को खतरा हो जाए ना। ये बात बार बार पुतिन और रशिया के दोहरा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसमें लोगों को हमारे पास आज डे 13 है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, तो आपने देखा कुछ स्टेलमेट सा हो रहा है। वो फोर्सेस जो कि रशिया की थी वो इतनी तेजी से मूव नहीं कर रही हैं जितनी तेजी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद बहुत जल्दी हमला करके, बहुत जल्दी, क्योंकि आफ्टर ऑल रशिया इज अ बिग पावर, तो और इट्स अ मिलिट्री माइट। तो आप कैसे देख रहे हैं ये कि ये जो क्या ये स्लो डाउन है? क्योंकि वेस्ट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बहुत स्लो है और शायद रशिया जो है वो अपने जो टारगेट्स थे उनको उस तरह तेजी से अचीव नहीं कर पाया। तो आपकी क्या इस सिलसिले में कोई अपने रशियन दोस्तों से या इनसे यूक्रेन वालों से बात हुई है? आपको कैसा लग रहा है, क्या आपकी इत्तला है? सर कल मेरी बात हुई थी रात को कर्नल जनरल ड्रावको, जो रिटायर्ड जनरल है रशिया में, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने एक बात ये कही कि कहते हैं अभी रशियंस बहुत लीनियंसी दिखा रहे हैं, बहुत लीनियंट चल रहे हैं, और उन्होंने अपने अभी तक जो असल वेपन्स हैं वो तो यूज ही नहीं किए, वरना बकौल उनके के यूक्रेन को टोटल टेक ओवर करना 72 आवर्स का काम था, लेकिन उसमें खून खराबा बहुत ज्यादा हो जाता। तो रशियंस ये नहीं चाहते कि यूक्रेनियंस उनके खिलाफ हो जाए, खून खराबा हो। और एक ये वो जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था जो रशियन से बात की थी। एग्जैक्टली जी, ड्रावको साहब जो फिर मेरी यूक्रेन में मेरे दोस्तों से बात हुई, वो लोग भी हैरान थे कि अगर रशियंस चाहते तो कीव को उड़ा देते वो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि आपके जो यूक्रेन के दोस्तों से बात हुई, क्या उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस के बारे में, कि वो जिस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ आपको बताया कि आर दे वरीड एंड आर दे रियली रेजिस्टिंग, और वो किस तरह का फील करते हैं, उनका हौसला वगैरह कैसा है? सर उनको वेस्ट जिस तरह का असलाह दे रहा है वो उसको डिफेंसिव नहीं कहा जा सकता, वो अब ऑफेंसिव असलहे पर उतर आए हैं। और यहाँ तक के हौसले कहते हैं फाइटर जेट्स भी मांग रहे हैं, उनके हौसले फाइटर जेट्स भी मांग रहे हैं सर। अच्छा, सॉरी, हौसला उनका, करेज कैसा है सर? अब करेज खत्म ही हो गई है एक तरह से, यूक्रेनियंस तंग आ गए बिल्कुल। इस तरह के पिछले 8 साल से सिलसिला चल रहा है डॉनबास में, डोनेस्क में, लुहांस्क में, जिस तरह का खून खराबा हुआ है, 14,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और ये चले जा रहा है आगे। तो अब वो लोग तंग आ गए हैं बिल्कुल। उनको पहले वो सोच रहे थे कि वेस्ट आएगा उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वेस्ट ने बिल्कुल, यूरोप ने और अमेरिका ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वी कैन नॉट डायरेक्टली इंगेज रशियंस। सर न्यूक्लियर पावर्स आपस में इंगेज होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जितने न्यूक्लियर पावर्स हैं या बड़ी ताकतें हैं, इन्होंने एक तरह से आप कहें कि नॉन ब्रिटेन किस्म का एक वायदा किया हुआ है कि वो एक दूसरे को नहीं करते और डायरेक्टली जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए एक लिहाज से ये बेहतर भी है हाशमी साहब और रियाज साहब, क्योंकि ये लड़ पड़े और ये खुदा ना खासा, खुदा ना करे मेरे ख्याल से तस्वर में भी नहीं किया जा सकता कि कोई न्यूक्लियर वेपन जो है किसी किस्म का इस्तेमाल करने का कोई सोचे, तो दुनिया बड़ी गैर मामूली किस्म की तबाही से दो चार हो जाए।
तो मैं फिर आ रहा हूँ रियाज बुखारी साहब आपकी तरफ कि ये जो इसका आपने देखा कि वेस्ट ने बड़े गैर मामूली किस्म के सैंक्शंस जो हैं वो लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं। कल भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि इम्कान है कि कोई बातचीत, तो बाकी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी सिफारती कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म का मैंने बताया था आपको, फ्रांस के वज़ीर आज़म को बताया था, जर्मनी वाले जो हैं वो इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। तो वो, और जैसा कि हाशमी ने बताया कि अगर यूक्रेनियंस तंग होंगे, जंग से तंग हैं वो 2014 से लेकर, तो यकीनी बात है रशियंस भी कोई से आम आदमी जो है वो कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता जंग करने को, क्योंकि आजकल तो सारी जो जंग और मुकाबला है वो इक़्तिसादी मैदान में होता है, और इक़्तिसादी मैदान की ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, अपने मेयार ज़िंदगी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था रियाज बुखारी साहब कि आखिरकार आज आप ऑयल की मार्केट, गंदम की मार्केट और दूसरी कमोडिटीज की मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका? देखिए, आज जो ब्रेंट था वो 124 डॉलर और 51 सेंट के अराउंड ये ओपन हुआ था, और इसने अभी तक जो हाई बनाया है 130 डॉलर और 30 सेंट। कल इसका जो हाई था वो 130 डॉलर और 68, यानी ऑलमोस्ट वो सेम लेवल पे है जो कल इसने हाई बनाया था। और आज इसने जो लो बनाया है 121.33, और यहाँ से इस वक्त जो है 129 के अराउंड ये मूव कर रहा है। जबकि क्रूड ऑयल जो है वो 120.75 पे ओपन हुआ था, और इसने अपना जो लो बनाया है 117 डॉलर और 12 सेंट, और इसने जो हाई बनाया है 125, यानी ऑलमोस्ट 126 के अराउंड इसने हाई बनाया है, और इस वक्त ये चल रहा है 124 के अराउंड ये मूव कर रहा है। और अच्छा। व्हीट जो है आज ओपन हुई है 13 डॉलर और 50 सेंट पे। 2008 में ये थी 13 डॉलर और 34 सेंट, यानी पूरे 14 बरस के बाद मार्केट ने उस हाई लेवल को टच किया है, बल्कि उससे जो है ना 20 सेंट ऊपर ये मार्केट गई है। और इसने जो आज अपना लो बनाया है 12 डॉलर और 3 सेंट, यानी इतनी बड़ी मूव, बहुत बड़ी मूव है कि मार्केट फिर नीचे आई, और इस वक्त ये जो चल रही है वो 13 डॉलर के अराउंड ये मूव कर रही है। अच्छा रियाज बुखारी साहब, मैं यहाँ पे आपकी कता कलामी कर रहा हूँ, एक बात मैं पूछना चाहता था जो कि यकीन मेरे ख्याल से हाशमी साहब आप भी इस बात को सुनना चाहेंगे। हमें ये बताते हैं रियाज बुखारी साहब और एक्सपर्ट्स जो हैं मार्केट के, वो ये कहते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है ना? क्यों बुखारी साहब कहना होता है ना कि इसके असरात जो है वो 3 महीने बाद आने शुरू होंगे, है ना? नहीं, देखें, क्रूड ऑयल है, पहले मुझे बताइए कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है ना? जी फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये स्पॉट नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। तो होता ये है कि जैसे ये आता है कि जी 130 पे आ गया या 125 पे आ गया या 80 पे आ गया, क्यों आदिल हाशमी आप मुझे ओके करेंगे, हुकूमत फौरन जो है वो कहती है कि जी तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम भी तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं, है ना, फौरी तौर पे। यानी अगर आज 124 है तो फिर हुकूमत अपने आप को इस बात पे, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान ये नहीं कह रहा, बाकी हुकूमतें भी कहती हैं कि जी हम क्या करें, सारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो कीमत जो है बढ़ गई है, इसलिए हम भी सभा से ही कीमतें बढ़ा देंगी। तो जरा ये एक आम आदमी को एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर आज वो एक हाई पे है, 124 है, 125 है, तो ये हाई है ना, 95 के मुकाबले में पाकिस्तान के अगर देखें तो बहुत हाई है, तो क्या इसका असर फौरी आज बढ़ेगा, आज ही हुकूमतों को बढ़ा देना चाहिए, या ये कि इंतजार करना चाहिए? जी रियाज साहब। नहीं, देखें, इसका असर फौरी तौर पे नहीं होता। आज ये जो लो था क्रूड ऑयल का 117 डॉलर था, हाई जो था 126 था। तो क्या वो ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं या फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं? वो नहीं है। अब देखें, अप्रैल 2020 में जो था वो -37 डॉलर था कि आप ऑयल भी ले लें और 37 डॉलर भी ले लें। क्या कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो अब हमें ना पेट्रोल भी देना चाहिए और पैसे भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट मंथ है। ये जो है अप्रैल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट मंथ है, जो ब्रेंट है वो मई में है। अब 20 मार्च के अराउंड जो है ये डिलीवरी मंथ हो जाएगा। बेसिकली हुआ ये था कि अगर मैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात करूं तो 3 अप्रैल 1848 को जो है 25 डायरेक्टरों ने यानी बैठ के एक जगह बनाई शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के, यहाँ पे हम सेल करेंगे अपनी कमोडिटी को। उन्होंने फिर एक फ्यूचर मार्केट रखी फार्मर्स के लिए कि मार्केट जब ऊपर हो यानी हाई लेवल पे हो तो अपना रिस्क वो कवर करें, उसे हम हेज कहते हैं।
तो ये हेजिंग के लिए थी बेसिकली। तो आम लोग जो है इसमें एंटर हो जाते हैं। अगर मैं वीट की बात करूं तो आप हैरान होंगे कि एक बुक है द एग ऑफ कोलंबस, बेहतरीन बुक है जॉर्ज फायर की। किसी जमाने में वो नायाब थी, और जिसके पास वो बुक थी तो वो $25,000 डिमांड करता था उस जमाने में कि ये बुक हमें दे दें, और 18 पेजेस की है वो, ज्यादा कोई जखीम भी नहीं है। और अब वो है नेट से आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको अगर समझना हो तो मेरा ख्याल में अगर कोई 6 महीने के बाद भी मुझे समझा बता सके कि मुझे समझ आ गया है, तो यकीनन मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि हाँ यार कमाल कर दिया तुमने। और दूसरी एक बिल्कुल नई चीज मैं आज आपको बताता हूँ। कैलिफोर्निया की लिंडा ब्रेडफोर्ड है जो पियानो बजाती है, वो म्यूजिक से वो मार्केट को एनालाइज करती है, कमाल की बात है नहीं? और वो बहुत बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। हाँ, सुन रहे और हैं आप हाशमी साहब, कैसी दिलचस्प बातें जी, बताइए जी। अच्छा, दूसरा जो है इंडिया की यानी बॉलीवुड की एक प्लेबैक सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है, फीमेल है वो भी इसी तरह जो है मार्केट को एनालाइज करती है म्यूजिक के जरिए, कि अब कौन सा सुर है, ये ऊपर वाला सुर है, नीचे है, 7 सुर है, ये क्या है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि उसकी जो फोरकास्ट होती है, उसका जो रिदम होता है, जो उसकी लय वो बताती है, वो बिल्कुल सही होती है। और उसका नाम मैं यही बताऊंगा कि उसका नाम है मार्केट गुरु XYZ। XYZ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे परमिशन नहीं दी कि मैं उसका नाम ले सकूं। अच्छा रियाज साहब, तो वरना आपने बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। मैं फिर आता हूँ आपके पास। मैं इनके पास हाशमी साहब के पास जा रहा हूँ। हाशमी, मुझे आप ये बताइए, देखिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की अब सिफारती कोशिश हो रही है। आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वोटिंग हुई, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि तमाम जो हेड ऑफ द स्टेट है, टर्की को देख लिया आप, सऊदी अरेबिया को देख लिया आप, इसराइल को देख लिया आप, इवन इंडिया क्या बताया जाता है कि उनके जो सदर हैं, हमारे अपने वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, उन्होंने कल ट्विटर पे भी अपना वो किया कि मैं चाहता हूं कि ये जो खूनरेज़ी है ये स्टॉप होनी चाहिए, और किसी न किसी तरीके से ये जो ये मामला जो है बातचीत के जरिए से होना चाहिए। तो आप इसकी जो सिफारती वो है, वो किस तरह देखते हैं कि क्या ये सिफारत के जरिए आप ये कहीं आप नजर आ रहा है कि मामला जो है सिफारत के जरिए हल हो जाएंगे? सर ये काफी मुश्किल सवाल आपने किया। ये सिफारती अब नहीं जो होना था हो चुका। अब सिफारती तरीके से हल होना बहुत मुश्किल है। प्यूटिन ने 4 कंडीशंस आज रखी हैं यूक्रेनियंस के सामने। उसमें से एक ये है कि आप वो ज़ेलेंस्की को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है प्रेसिडेंट रहे, लेकिन वो कहते हैं बाइको एक उनका बंदा है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। फिर वो कहते हैं डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाए, क्राइमिया को रशिया का हिस्सा तस्वुर किया जाए, और चौथा पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें कि यू विल नेवर ज्वाइन नेटो। अब अगर ये 4 कंडीशन, मैं आपसे ये कह रहा था, ये तो उन्होंने शराइत पेश की हैं, लेकिन बात तो ये होती है जब आप डिप्लोमेसी करते हैं तो आफ्टर ऑल तो नहीं है कि प्यूटन जो है वो उन्होंने कभी बाइडेन से बात नहीं की हो, या वो उन्होंने जर्मन चांसलर से बात ना की हो, या फ्रांस के सदर उनके यहाँ मुलाकात के लिए ना आए हों, वो ना गए हों। आफ्टर ऑल ही इज अ पार्ट ऑफ दी यूरोप। दोनों अहम बड़े शहर जो हैं रशिया के, वो यूरोप के अंदर ही रहते हैं। तो ही कैन नॉट लिव इन अ कांस्टेंट वॉर एंड इकोनॉमिक सैंक्शन पोजीशन, क्योंकि खुद प्यूटन के ये अल्फाज थे कि ये सैंक्शन इतने सख्त हैं कि इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डिक्लेयरिंग अ वॉर। तो क्या you think he will give he's a high level diplomat? ऐसा तो नहीं है, he knows diplomacy, और सबसे शी जिनपिंग से भी उन्होंने मुलाकात की थी विंटर ओलंपिक से। तो क्या आपके ख्याल में क्या he will not give a good chance for diplomacy? Sir, to be very frank, Russians never wanted to initiate any kind of war. अब ये है कि असल में to be very frank, it's not about Ukraine, it's about Germany. ठीक है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 और ये जो अमेरिका, सर एक हेनरी किसिंजर ने एक चीज कही थी, उसकी एक बुक है दी वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, उसके अंदर वो ये लिखता है कि अगर हम जर्मनी और रशिया अगर मिल गए, उन्होंने ट्रेडिंग करके आपस में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना ली, ये अमेरिका के लिए शदीद नुकसानदेह होगा। तो ये वो जर्मनी को कट ऑफ करने के लिए दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 उन्होंने बंद कर दिया। उसके अलावा जो गैस और फ्यूल जो यूरोप इंपोर्ट करता है रशिया से,
चीप गैस एंड चीप फ्यूल, वो भी उन्होंने बंद करवा दिया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अब यूरोपियंस को खुद समझना चाहिए कि अब उनको 2.5 गुना से भी ज्यादा महंगी गैस और पेट्रोल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, रशियन गैस का या पेट्रोल का नामुल बदल वो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब मजबूरी है इसलिए कि वो उनके ऑर्बिट में है और वो अब अलग नहीं हो, मतलब वो नहीं कर सकते कि रशिया के हाशमी, मैं यहाँ पर एक जरा सा इंटरप्ट करूंगा आपको कि जो अचानक ये जो तेल की कीमतें कल 129 तक, जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से मैंने बात की थी इनसे, रियाज बुखारी साहब से हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, 2 दफा बात की। जी मैंने देखा था, $9 तक गई है। तो वो बिल्कुल मार्केट ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वेस्ट, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप जो है वो रशिया का जो ऑयल है उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसी कोई पाबंदी लगानी नहीं, कि खासतौर पे यूरोप और उसमें जिसमें भी जर्मनी वगैरह जो है वो इसे अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वो फिलहाल इसके बगैर गुजारा नहीं है। इमीडिएटली देखे ना, कोई किसी एक मार्केट से दूसरी मार्केट के ऊपर शिफ्ट करना, और वो भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर, एक दिन के अंदर, ये बातें सिर्फ देखें जर्मनी और उनके लिए नहीं है, रशिया के लिए ही सिर्फ, कि एक मार्केट से। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं नहीं जी चलो आओ, इसके खिलाफ हो जाओ, उसके खिलाफ हो जाओ, ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। तो अगर हमारे वो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं जैसे यूरोप और अमेरिका है, तो वो हमारे एक दिन के अंदर तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो देखिए अब यूरोप और तमाम मुखालिफत के बावजूद, तमाम जो कुछ वॉर हो रही है उसके बावजूद, उन्होंने इस बात, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनको उन्होंने ना सिर्फ सेफगार्ड किया हुआ है, बल्कि वो जो लाइंस हैं वो भी खुली रखी हुई है। क्यों हाशमी, मैं सही कह रहा हूँ ना? सर बिल्कुल 100%। आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज साहब ने कहा है कि हम रशिया से विल कीप ऑन बाइंग दी पेट्रोल अंटिल वी गेट अनदर ऑप्शन। ठीक है, वो अनदर ऑप्शन अब कब मिलती है किसी को नहीं पता, और कौन सी होगी वो ऑप्शन ये भी नहीं पता किसी को। अब ये है कि सर रशियंस अगर ऑयल यहाँ पर नहीं देंगे, उन्होंने $400 बिलियन की डील की हुई है चाइनीज के साथ, और पाइपलाइन भी कंप्लीटेड है। ठीक है, वो चाइना को भी तेल देंगे, मतलब ये उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है अपनी इकोनॉमी के लिए, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया हुआ है, लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट इसको कहते हैं। तो अब वो यूरोप से इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिलेगी, उनको और बहुत सी चीजों में नुकसान होगा। लेकिन सर सबसे ज्यादा जो मैंने स्टडी किया है, देखें जो रशियंस हैं और यूक्रेनियंस दोनों, दुनिया का 25% से ज्यादा वीट ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद निकल, कैडमियम, कॉपर, ये सारा रशिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ दीज धातु जिनको आप कहते हैं मेटल्स। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर आपका न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब रशिया एक्सपोर्ट करता है। ये रोक देंगे अगर वो, तो यूरोप को नुकसान होगा, रशिया को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, उनके पास तो है नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात इनकी हाशमी साहब की बिल्कुल सही है। रियाज भाई साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने ये बताया, जैसे आपने कल ये कहा था कि बहुत सारे चांसेस हैं रियाज बुखारी साहब कि वो जो है वो आपस कोई ना कोई सिफारिशी वो करेंगे, लेकिन जैसा अभी हाशमी साहब ने बताया कि अभी तक तो उसकी इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। जो शराइत उन्होंने पेश की हैं उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई पेशरफ नहीं है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि 3 दफ़ा मुज़ाकरात जो हैं वो हो चुके हैं उनसे, यूक्रेनियन से, उनके रशियंस के। तो आप मुख्तसर में बता दीजिए, टाइम रन आउट हो रहा है। जी रियाज बुखारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? यकीनन ये है, आर्जी मुआहदा तो हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा ब्रेक हो जाएगा। ये यानी ऐसा नहीं है कि उस पर अमल दरामद हो, कुछ अरसे के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो अभी तो घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है कि क्रूड ऑयल जो है इसकी वापसी का सफ़र जो है शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। तो जो हमें घबराने की ज़रूरत है वो मई में है। हम मई में घबराएंगे, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई साहब, असल में टाइम हमारा अब हो रहा है। हाशमी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, और रियाज बुखारी साहब ने हमें मार्केट्स का बताया। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने आपको कोशिश ये की है कि अपडेट रखें, लेटेस्ट सूरत हाल पाकिस्तान में भी क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनली भी क्या है, वॉर की क्या सूरत हाल है, मार्केट्स की क्या सूरत हाल है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।